एपिसोड की शुरुआत में हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसके के ऊपर काफी सारे डेमंस हमला कर रहे होते और इतने सारे डेमन के हमला करने की वजह से हमारे मेन कैरेक्टर की हालत काफी ज्यादा खराब होती है। इसलिए वो जोर जोर से चिल्लाते हुए मदद मांगने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी कहीं दूर से हमें एक सुंदर सी कन्या को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ बढ़ रही होती है, जिसे देखने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर को एक उम्मीद की किरण दिखती है जो कि उसी की तरफ बढ़ रही होती है। उसे देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर चिल्लाती है, उससे कहता है कि प्लीज मेरी मदद करो। लेकिन वो सुंदर सी कन्या कोई मामूली सी सुंदर सी कन्या नहीं होती, वो काफी तेजी के साथ आकर हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर ही हमला कर देती है और वो उसके कान में जाते हुए काफी ज्यादा डरावने तरीके से हंसते हुए उससे कहती है कि काफी ज्यादा समय हो गया आपसे मिले हुए। इतना कहने के बाद वो हमारे मेन कैरेक्टर के छाती के ऊपर पैर रखती है, उससे कहती है कि कैसे हो आप मास्टर, आपकी जो डिसाइपल है वो यहाँ पर आ चुकी है। इतना कहने के बाद जो हमारे मेन कैरेक्टर के डिसाइपल होते हैं लगातार हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला करते हैं, उसे वहीं पर ही जान से मारने की कोशिश करने लगते हैं और कहते हैं ना, मरते वक्त आपकी जो पूरी जिंदगी है वो आपके आंखों के सामने दिखने लगती है। वैसे हमारे मेन कैरेक्टर के भी उसकी पूरी जिंदगी उसके आंखों के सामने दिखने लगती है, जहाँ पर वो कहता है कि क्या सब कुछ खत्म हो गया, अब मुझे सब कुछ याद आ गया। मैं सू फैमिली का यंग मास्टर हूँ जो कि इमोर्टल गॉड रिलम की काफी ज्यादा पावरफुल फैमिली थी। ऐसा कहा जाता है मेरी जो किस्मत है वो सुनहरे शब्दों से लिखी है। मुझे थाउजेंड्स ऑफ पीपल एडमायर करते थे, लेकिन उसने डीमन एबेसिस के सेंट के साथ कोलाइड करने के वजह से उसने गॉड रिलम को धोखा दिया, जिसके वजह से गॉड रिलम में इसे वांटेड करार कर दिया और गॉड रिलम में उसे वांटेड करार कर देने के बाद वो लोअर रिलम में भागकर आया और जियोनियन इमोर्टल सेट को ज्वाइन करते हुए वहां पर वो एक एल्डर बना। लेकिन आखिर ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? ये मेरी मेमोरी नहीं है। आखिर मेरा सर इतना ज्यादा दर्द क्यों कर रहा है? आखिर ये किसके मेमोरी जो कि मुझे याद आ रही है? लेकिन ये मैटर नहीं करता कि आखिर ये किसकी मेमोरी है, क्योंकि मैं मर चुका हूँ। इतना कहने के साथ ही वो अपनी आंखें खोल लेता और अपनी आंखें खोलने के बाद वो काफी ज्यादा चौंकते हुए कहता है कि क्या मैं अभी भी जिंदा हूँ? लेकिन आखिर मैं कहाँ पर हूँ? क्या मैंने टाइम ट्रेवल किया है? मैंने सिर्फ इस बॉडी को पोजेस ही नहीं किया, बल्कि ये जिसकी बॉडी उसके साथ 10 सालों में आगे जो कुछ भी होने वाला है वो सब भी मुझे पता चल चुका है। अभी मैं सिंपल शब्दों में आपको बताता हूँ। जैसे हमारा मेन कैरेक्टर इस बॉडी के अंदर आ जाता है, वैसे ही इस बॉडी का जो असली ओनर है उसकी सारी मेमोरीज हमारे मेन कैरेक्टर को पता चल जाती है। बस इतना ही नहीं, बल्कि हमारे मेन कैरेक्टर को इस बॉडी के असली ओनर के साथ आगे 10 सालों में जो कुछ भी होने वाला है उसका भी पता चल जाता है। हमारे मेन कैरेक्टर ने उसका ही फ्यूचर देख लिया और स्टार्टिंग में हमने जो कुछ भी देखा है वो आगे 10 सालों में होने वाला है। लेकिन तभी हमें वहां पर किसी लड़की को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि मास्टर आपको क्या हुआ, क्या आपने कोई बुरा सपना देखा? और ये वही डिसाइपल है जो कि आगे चलकर हमारे मेन कैरेक्टर को मारने वाली है। आप चिंता मत करिए, आपको जो पसीना आया है चलिए मैं उसे पोंछ देती हूँ। उस लड़की को देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा चौंक जाता और कहता है कि तो फेन वैंकिंग है जो कि आने वाले 10 सालों में एम्प्रेस बनेगी, जो कि क्रूअल और रूथलेस होगी और अभी के लिए ये मेरे अप्रेंटिस है। वो सारी बातें याद आ जाने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा डर जाता है। उससे कहता है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। ये सुनने के बाद जो वांग है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि मास्टर आखिर क्या हुआ, क्या इस डिसाइपल ने कुछ गलत किया है? ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि इस बॉडी का जो असली ओरिजिनल है उसके मेमोरीज के हिसाब से ये जो वांग है उसे सिर्फ अपने कॉल्ड्रॉन यानी कि एक कल्टीवेशन वेसल के तौर पर ही माना है। और मैं आपको अभी बता दूं, हमारे मेन कैरेक्टर का नाम सू चांगे है और जब सही समय आएगा तब जो सू चांगे है वो ड्यूअल कल्टीवेशन मेथड का इस्तेमाल करते हुए इसने जितनी भी कल्टीवेशन की है उससे छीन लेगा। लेकिन ड्यूअल कल्टीवेशन करने से पहले जो फेंग है वो पूरी तरह से वर्जिन होने चाहिए, इसीलिए जो इस बॉडी का असली ओनर था वो कभी भी फेंग को दूसरे मर्दों के कांटेक्ट में नहीं आने देता था। और आज जो ओरिजिनल ओनर था इस बॉडी का, उसने देखा कि जो फेंग है वो अपने सीनियर ब्रदर से कुछ स्किल सीख रही है, जिसके वजह से जो इस बॉडी का असली ओनर है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गया और जो फेंग है उसे काफी ज्यादा तगड़ा लेसन सिखाया। मुझे इस छोटी सी लड़की के ऊपर काफी ज्यादा दया आ रही है। हमारा मेन कैरेक्टर ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी जो उसका सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है और जो सिस्टम है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि जो होस्ट है वो अपने डिसाइपल जो कि गर्ल ऑफ डेस्टिनी है उसके लिए
सिंपैथी फील कर रहे हैं, जिसके वजह से जो रेड वार्निंग है वो ट्रिगर की जाती है। और तुम सुपर स्कम सिस्टम के होस्ट होने के वजह से तुम कभी भी हीरोइन फेंग के लिए सिंपैथी नहीं रख सकते। और इसी के साथ में जो सिस्टम है वह हमारे मेन कैरेक्टर को टास्क देता है, जो फेंग है उसने गलती की, इसीलिए तुम उसे 3 मिनट के अंदर पनिश करो। अगर तुमने उसे पनिश किया तो तुम्हें रिवॉर्ड में 100 स्कम पॉइंट्स मिलेंगे और साथ ही में तुम्हें 10 रियलम ब्रेक थ्रू पिल मिलेंगे। अगर तुमने इस मिशन को कंप्लीट नहीं किया तो तुम्हारे जो 10 स्कम पॉइंट्स है उन्हें कट कर दिया जाएगा और तुम्हारा जो कल्टीवेशन है वो 2 रियलम से कम की जाएगी। और अभी के लिए जो होस्ट है उसके पास 100 कम स्कोर है। और अगर अभी अभी जो सिस्टम ने टास्क तुम्हें दिया है, अगर तुम उस टास्क को कंप्लीट नहीं करते तो जो सिस्टम में तुम्हारे पास से सारे के सारे स्कम स्कोर को कट कर लेगा। और जब तुम्हारे स्कम स्कोर 0 हो जाएंगे तब जो सिस्टम है ऑटोमेटिकली होस्ट से अलग हो जाएगा। और जैसे ही सिस्टम होस्ट से अलग हो जाएगा वैसे ही जो होस्ट है वो मारा जाएगा। जिस नोटिफिकेशन को देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा चौंक जाता है, सिस्टम के ऊपर चिल्लाते उसे कहता है कि आखिर ये किस तरह का सिस्टम है, क्या ये सिस्टम इसे इनविंसिबल स्कमबैग विलन बनाना चाहता है। फिर जो सिस्टम है वो हमारे मेन कैरेक्टर को फेंग का जो स्टेटस है वो दिखाने लगता है, जहाँ पर जो फेंग है उसका पूरा नाम फेंग वैंकिंग होता है, जो कि गर्ल ऑफ डेस्टिनी है। उसका जो कल्टीवेशन लेवल है वो क्यूआई ट्रेनिंग के 9th लेवल पर है। उसके पास किसी भी तरह की स्किल नहीं है और उसे ब्रोकन क्लाउड स्वॉर्ड टेक्निक और ब्रोकन क्लाउड प्लान ये 2 ही मार्शल आर्ट्स आते हैं। और हमारे मेन कैरेक्टर को अपनी तरफ इस तरह से देखता हुआ देखकर जो फेंग है वो काफी ज्यादा शर्माने लगती है। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर फेंग की तरफ देखते हुए कहता है कि एक एल्डर के डिसाइपल होने के बावजूद भी इसका जो कल्टीवेशन लेवल है क्यूआई ट्रेनिंग के काफी ज्यादा कमजोर लेवल पर है। इसके पास किसी भी तरह की स्किल नहीं और इसके पास जो मार्शल आर्ट स्किल है वो भी काफी ज्यादा घटिया है। जो इस बॉडी का असली ओनर तो काफी ज्यादा घटिया किस्म का आदमी था, इसने इसे कुछ भी नहीं सिखाया। लेकिन तभी जो सिस्टम में वो हमारे मेन कैरेक्टर को वार्निंग देते हैं, उसे कहती है कि तुम्हारा जो समय वो खत्म होता जा रहा है। ये सुनने के बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर सिस्टम के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर जो फेंग है उसके ऊपर काफी ज्यादा जोरदार हमला कर देता है। उस हमले की वजह से जो फेंग है वो काफी ज्यादा तेजी के साथ उड़ते हुए सीधा जाकर एक दीवार से टकरा जाती है। उस हमले की वजह से जो फेंग है उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर फेंग से कहता है कि तुमने जो गलती की है उसकी सजा है। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर हमारे फेंग के सामने एक हेवन ग्रेड मार्शल आर्ट टेक्निक की एक किताब को फेंकते उसे कहता है कि ट्रेनिंग के नाम पर तुमने अपने फेलो डिसाइपल के साथ जो लिंक फॉल है उसके अंदर से एक मार्शल आर्ट को चुरा कर उसे सीख लिया, इसीलिए मैं तुम्हें पनिशमेंट के तौर पर ये जो हेवन ग्रेड की टेक्निक है उसे कॉपी करने के लिए देता हूँ, जिसे कि हमारे मास्टर ने 10 सालों से भी ज्यादा अपने पास छुपा कर रखा है। ये सुनने के बाद जब फेंग उस किताब को उठाकर देखती है तो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि ये तो एक हेवन ग्रेड की टेक्निक है। इस पूरे के पूरे जियानिन इमोर्टल सेट के पास सिर्फ 2 ही हेवन ग्रेड की टेक्निक है और उन्हीं में से एक टेक्निक मेरे मास्टर मुझे कॉपी करने के लिए दे रहे हैं। कि ये सच में मेरे लिए एक पनिशमेंट है। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर फेंग के पास आते है उसे कहता है कि तुम्हें समझ आ चुका है तो जल्दी से यहाँ से चली जाओ। हमारे मेन कैरेक्टर के इतना कहने के साथ ही जो सिस्टम है उसका नोटिफिकेशन आता है कि जो होस्ट है उन्होंने अपनी मिशन को कंप्लीट किया, जिसके वजह से उन्हें रिवॉर्ड में 100 स्कम पॉइंट्स और 10 रियलम ब्रेक थ्रू पिल्स दी जाती है। और इसी के साथ में हमारे मेन कैरेक्टर को एक स्पेशल रिवॉर्ड दिया जाता है, जिसका के नाम सुप्रीम स्पिरिचुअल पावर प्रेशर होता है। अगर तुमने इसका इस्तेमाल किया तो तुम 1 घंटे के लिए किसी भी सुप्रीम का ऑरा इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन तुम इसका इस्तेमाल एक दिन में सिर्फ एक ही बार कर सकते हो। फिर हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि एक राहत की सांस लेते हुए कहता है कि घटिया सिस्टम उसने मुझे किस तरह का टास्क दिया था, लेकिन आखिरकार मैंने इस टास्क को किसी तरह से कंप्लीट कर लिया। फिर हमें फेंग को दिखाया जाता है जो कि वहां पर से जा रहे होते, जाते वक्त हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर, जो आपने पनिशमेंट और जो मुझे रिवॉर्ड दिया है उसके लिए। और जाते वक्त जो फेंग है वो अपने मन में कहती है कि अभी अभी मास्टर ने मेरे ऊपर पाम का हमला किया, जिसके वजह से मेरे बॉडी के अंदर जो ब्लड क्लॉट्स थे वो पूरी तरह से खत्म हो गए। इसी के साथ में मेरे पुराने घाव और जो अभी अभी नए घाव बने थे वो पूरी तरह से हील हो गए, यहाँ तक कि मेरे जो ब्लड वेसल्स है वो भी पूरी तरह से क्लियर हो गई। और ऐसा लगता है कि मैं जल्दी क्यूआई ट्रेनिंग के 9th लेवल पर ब्रेक थ्रू करूंगी और ऐसा लगता है कि मैं
पियोन रेलम पर भी जल्दी पहुंच जाऊंगी। इतना सोचने के बाद जब फेंग पीछे मुड़कर हमारे मेन कैरेक्टर को देखने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही फेंग पीछे मुड़ती है वैसे हमारा जो मेन कैरेक्टर काफी तेजी के साथ फेंग के नजर से छुपने के लिए उसी दरवाजे के पीछे छुप जाता है। फिर जो फेंग है शर्माते हुए अपने मन में कहती है कि जैसा कि मैंने सोचा था, जो मास्टर है वो मुझे सीक्रेटली हेल्प कर रहे हैं। इतना कहने के बाद जो फेंग है वो मुड़कर वहां से जाने लगते हो। जाते हुए काफी ज्यादा खुश होती है और मुस्कुराते हुए कहती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर। फिर हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसको कि सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि जो फेंग उसकी जो फेवरेबिलिटी है वो आपके लिए वो 10 से बढ़ चुकी है, जिसके वजह से आपको रिवॉर्ड में 10 कम पॉइंट्स दिए जाते हैं। सिस्टम के उस नोटिफिकेशन को देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है कि क्या किसी की फेवरेबिलिटी भी पॉइंट्स को बढ़ा सकती है। इतना कहने के बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर फेंग की जो फेवरेबिलिटी उसे चेक करता है तो उसे दिखाई देता है कि जो फेंग के हमारे मेन कैरेक्टर के लिए फेवरेबिलिटी और -99 होती है और उसकी जो डार्कनेस लेवल होती है वो 29% होती है। और जैसे ही फेंग की जो डार्कनेस लेवल है वो 90% बन जाएगी, वैसे ही उसकी जो स्टेटस है गर्ल ऑफ डेस्टिनी वो पूरी तरह से वो खो देगी। और फेंग की फेवरेबिलिटी देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा चौंक जाता और कहता है कि ये तो नेगेटिव में है। आखिर इस बॉडी के असली ओनर ने क्या किया था जिसके वजह से उसकी जो फेवरेबिलिटी वो माइनस में है। और इसी के साथ में जो सिस्टम है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि सिस्टम आपको याद दिलाना चाहता है कि जो मेन क्वेस्ट है वो शुरू हो चुका है। इतना कहने के साथ ही जो सिस्टम है वह हमारे मेन कैरेक्टर को 2 क्वेस्ट देते, उसमें से मेन क्वेस्ट होता है कि जो होस्ट है उस दुनिया के सबसे बड़े विलन है जिन्हें कि इस दुनिया के जो डेवलपमेंट प्लॉट है उसे पूरी तरह से चेंज करना है, और जो इस दुनिया के मेल और जो फीमेल प्रोटैगनिस्ट है उनकी जो किस्मत है उसने उससे छीनना है। और जो दूसरा क्वेस्ट होता है वो एक हिडन क्वेस्ट होता है जिसमें कि जो फेंग है उसे पूरी तरह से एक इविल में कन्वर्ट करना है। और अगर हमारा मेन कैरेक्टर उस हिडन क्वेस्ट में फेल हो जाता है तो उसकी सारी की सारी स्किल्स खो देगा और एक यूजलेस पर्सन बन जाएगा। सिस्टम की इस क्वेस्ट को देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर सिस्टम के ऊपर काफी ज्यादा भड़क जाते है, उसके ऊपर चिल्लाते हुए उसे कहता है कि अगर मैंने हीरोइन को पूरी तरह से इविल में कन्वर्ट कर दिया तो जो इस बॉडी के असली ओनर के साथ 10 सालों बाद होने वाला है उसी गलती को दोहराना नहीं होगा क्या? अगर वो पूरी तरह से इविल हो जाती है तो मैं उसके हाथों से मर जाऊंगा, अगर वो इविल नहीं हो जाता तो ये जो सिस्टम है वो मुझे मार डालेगा। अब मुझे क्या करना चाहिए? हमारा मेन कैरेक्टर ये सब सोच रहा होता है कि तभी उसे इस माउंटेन का जो गेट बैरियर होता है उसके एनर्जी में कुछ फ्लक्चुएशन महसूस होती है, जिन फ्लक्चुएशन को महसूस करने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा चौंक जाता है और काफी तेजी के साथ उसी ओर बढ़ते हुए कहता है कि ऐसा लगता है कि किसी ने बैरियर को तोड़ा है। फिर हमें एक सुंदर सी कन्या को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर की सीट की तरफ बढ़ रहे होते और बढ़ते वक्त वो अपने आप को ही दिलासा देते हुए कह रहे होते कि जो जियान इमोर्टल सेक्ट है वो आ चुका है, तुम जरूर ही बच जाओगी। बस मैं आशा रखती हूँ कि जो जियान इमोर्टल सेक्ट है उनमें से कोई उस इविल को रोक पाए। वो लड़की सब कह रहे होते कि तभी हमारा मेन कैरेक्टर वहां पर पहुंच जाता है। वहां पर पहुंचने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़की से कहता है कि आखिर तुम कौन हो और हमारे सेट में क्या कर रही हो। हमारे मेन कैरेक्टर को वहां पर देखने के बाद वो जो लड़की हो काफी ज्यादा प्यारी निगाहों से हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ देखने लगती है। फिर जो सिस्टम है वो हमें उस लड़के के बारे में बताने लगती है कि उसका नाम जुई लुई है, जो कि जो नॉर्थन वेस्टलैंड है वहां पर की जो जू फैमिली है उसकी चीफ डिसाइपल है और वो अभी अर्ली डिवाइन रिलम पर है। लेकिन तब हमें जू को दिखाया जाता है जो कि सीधा हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर चढ़ जाती है और हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि मेरी मदद करो। और जू को देखने के बाद आप लोगों को पता चल ही चुका होगा कि आखिर जू किस मदद के बारे में बात कर रही है। और जू को ये सब करता हुआ देखकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि आखिर यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है। जिस तरह की वो हरकतें कर रही है ऐसा लग रहा है कि उसे किसी ने एनहेंसमेंट पॉइजन दिया है जो कि किसी की भी जो उत्तेजना है उसे काफी ज्यादा बढ़ा देती है। मुझे जल्द से जल्द इसके जो मेरिडेंस है उन्हें सील करते हुए जो पॉइजन है उसके बॉडी में और भी ज्यादा फैलने से उसे रोकना होगा। इतना कहने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर जू के सारे मेरिडियन पॉइंट्स को ब्लॉक करते उसे वहीं पर ही बेहोश कर देता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर जू की तरफ देखते हुए कहता है कि इस लड़की को काफी ज्यादा चोट लगी है, लेकिन ये उठकर कुछ गलत हरकतें करने से पहले मुझे यहाँ से उसे लेकर जाना होगा। इतना कहने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर जू को उठाकर वहां से लेकर जाने लगता है, लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर को ये नहीं पता होता कि उसके ऊपर किसी ने नजर रखी हुई है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर को ये सब हरकतें करते हुए देख रहा होता है। लेकिन वो कोई दुश्मन नहीं होता बल्कि
बल्कि वह हमारे मेन कैरेक्टर जिस सेट का है उसी सेट की एक एल्डर होती है जिसके के नाम बाई यू चेन होता है। और दूर से देखने पर बाई को ये लगने लगता है कि जो हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़की के साथ कुछ बदमाशी करने वाला है। फिर वहाँ से सीन चेंज होकर हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि अपनी ऑरा का इस्तेमाल करते हुए जू के बॉडी से उसका जो पॉइजन है उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहा होता है। और पॉइजन को निकालते वक्त जो हमारा मेन कैरेक्टर सिस्टम से कहता है कि ये पागल सिस्टम, मुझे जल्द से जल्द जो जू है उसकी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन बता दो। हमारे मेन कैरेक्टर की बात सुनने के साथ ही जो सिस्टम है जू की पूरी कुंडली वहां पर खोलकर हमारे मेन कैरेक्टर को दिखा देता है, जिस कुंडली में लिखा होता है कि उसका नाम जू है जो कि नॉर्थर्न वेस्टलैंड की जो जू फैमिली उसकी चीफ डिसाइपल है और वो अभी सोल फॉर्मेशन रिलम के अर्ली स्टेज पर है। और ये मेल प्रोटैगनिस्ट एफेंग है, उसकी फ्यूचर में बनने वाले एक सीक्रेट रेवल है जो कि इटर्नल इमोर्टल डायनेस्टी के अंदर एक एशियंट सीक्रेट रिलम ओपन होगा, जिसके के अंदर जो एफेंग है उसे बचाने के लिए जो जू है वो अपना सैक्रिफाइस कर देगी। जू की पूरी कुंडली देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है कि इस दुनिया का मेल प्रोटैगनिस्ट एफेंग। और वो पूरा सदमे में जाते हुए कहता है कि मैं सच में इस दुनिया का जो मेल प्रोटैगनिस्ट एफेंग उसके हारम से टकरा गया। फिर हमें जू को दिखाया जाता है जो कि खून के उल्टियाँ करते हुए अपनी बेहोशी से जाग जाती है और उसके अंदर से उस खून के रूप में हमारा जो मेन कैरेक्टर वो पूरा का पूरा जहर उसके बॉडी के अंदर से बाहर निकाल लेता है। फिर जो जू है वह हमारे मेन कैरेक्टर को मदद करने के लिए उसका काफी ज्यादा शुक्रिया अदा करने लगती है और साथ ही में कहती है कि जो जू फैमिली फ्यूचर में स्काईनेट्स को रिपेयर जरूर करेगी। ये सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर स्टाइल मारते हुए जू से कहता है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। और हमारे मेन कैरेक्टर का ऑरा देखने के बाद जो जू है वो हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर पूरी तरह से फिदा हो जाती है और कहती है कि जो सेट का एल्डर है वो ऊंचा है, लंबा है, काफी ज्यादा स्ट्रांग भी लग रहा है और काफी ज्यादा हैंडसम भी है। अगर मुझे मेरे बॉडी के अंदर से जो पॉइजन है उसे निकालने के लिए इसके साथ ड्यूअल कल्टीवेशन करने की जरूरत पड़ती है ना, तो भी मैं कभी भी इसके लिए मना नहीं करती, बल्कि मैं अपनी दोनों टांगे फैलाते उसे अपने ऊपर चढ़ने के लिए खुद ही बुला लेती। लेकिन तभी जो जू है वो अपने आप को शांत करते हुए कहती है कि आखिर तुम किस बारे में सोच रहे हो, तुम्हें शांत रहना होगा और बिहेव करना होगा। लेकिन तभी हमें सिस्टम को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि जो जू है उसकी फेवरेबिलिटी 30 से प्लस हो चुकी है, जिसके वजह से आपको 300 विलन पॉइंट्स दिए जाते हैं और अभी आपके पास 360 विलन पॉइंट्स है। अभी यहाँ पर कम पॉइंट्स को चेंज कर विलन पॉइंट्स बना दिया है और इतनी आसानी से इतने ज्यादा विलन पॉइंट्स और फेवरेबिलिटी को बढ़ता हुआ देखकर हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि क्या ये इतना ज्यादा आसान है। फिर जो जू है वह हमारे मेन कैरेक्टर के सामने झुकते हुए उसे कहती है कि एल्डर, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं यहाँ पर और ज्यादा देर तक रही तो आपके सेट के ऊपर खतरा आएगा और मेरे मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फ्यूचर में मैं इसका रिपेयर जरूर करूंगी। और वहाँ पर की जो चीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा awkward बन चुकी होती है, जिस वजह से हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहा होता है, जिस वजह से वो जो जू है उसे कहता है कि ये फ्यूचर में हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। लेकिन तभी बाहर से कोई चिल्लाते हुए कहता है कि तुम स्वॉर्ड क्लाउ इमॉर्टल सेट के कचरो, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जो चीज मुझसे बिलोंग करती है उसे अपने सेट के अंदर छुपा कर रखने की। उस आवाज को सुनने के बाद जो जू है काफी ज्यादा डर जाती और कहती कि वो यहाँ पर आ चुका है। उस आवाज को सुनने के बाद जो बाकी के सेट के लोग हैं वो बाहर आ जाते, उस ऑरा को देखने के बाद कहते ये तो घोस्ट कॉप सेट का ऑरा है। आखिर घोस्ट कॉप सेट के जो लोग हैं वो हमारे स्वॉर्ड सेट में कब आए? क्या ये घोस्ट कॉप एंसेस्टर है? ऐसा कहा जाता है कि जो घोस्ट कॉप एंसेस्टर है वो काफी ज्यादा क्रूर और काफी ज्यादा घटिया किस्म का आदमी है, जो कि 5 मेजर रीजन में उसकी जो रेपुटेशन है वो इतनी भी ज्यादा अच्छी नहीं है। उसने कई सारे सेट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया और उसने कई सारे लोगों को भी मार डाला है, जिसकी वजह से उसके जो हाथ है वो पूरी तरह से खून में रंगे हुए है। और इसी के साथ में हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो वहाँ पर पहुंच जाता है। फिर जो घोस्ट सेट का एंसेस्टर होता है वो हंसते हुए कहता है कि स्वॉर्ड सेट के कचरो, अगर मैंने तुम्हारे पूरे के पूरे सेट को डिस्ट्रॉय कर दिया तो उसका ब्लेम मेरे ऊपर मत डालना। अब मैं इसका इंट्रोडक्शन क्या ही दूं, क्योंकि ये कुछ ही देर में हमारे मेन कैरेक्टर के हाथों से मरने वाला है। लेकिन इतनी ज्यादा खतरनाक सिचुएशन हो और जो सिस्टम है वो हमारे मेन कैरेक्टर को टास्क ना दो तो ये काफी ज्यादा खराब बात होगी ना। इसके वजह से जो सिस्टम है वह हमारे मेन कैरेक्टर को एक टास्क देता है कि जो
घोस्ट कॉप एंसिस्टर है वो आ चुका है, जिसके वजह से तुम्हें जो जू है उसकी मदद करते हुए इस घोस्ट कॉप एंसिस्टर है उसे हराना होगा। अगर तुमने इस घोस्ट कॉप एंसिस्टर को हरा दिया तो तुम्हें रैंडमली विलन पॉइंट्स दिए जाएंगे। लेकिन जो होस्ट है वो सिर्फ क्रिटिकल मोमेंट पर ही एक्ट कर सकता है, यानी कि किसी को अपने आंखों के सामने पिटता हुआ देखो और जब वो मरने के कगार पर हो तभी जाकर उसकी मदद करो, इसी को क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं या फिर क्रिटिकल मोमेंट कहते हैं। और तुम जितने ज्यादा क्रिटिकल मोमेंट पर जाकर उसकी मदद करोगे और जितना ज्यादा तुम हायर स्टाइल मारोगे उतना ही तुम्हें विलन पॉइंट्स दिए जाएंगे। जिस नोटिफिकेशन को देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर उंगली डालते हुए अरे नाक में कहता है कि ये सिस्टम कितना ज्यादा घटिया है यार, कितना ज्यादा बोर कर रहा है। और हमारा सेट भी कहा किसी से कम था। जैसे ही जो घोस्ट एंसिस्टर वहां पर आ जाता है वैसे हमारे जो सेट के एल्डर्स है वो भी वहां पर पहुंच जाते हैं और घोस्ट एंसिस्टर से कहते हैं कि इतना भी ज्यादा घमंडी मत बनो। हमारा जो स्वॉर्ड इमोर्टल सेट है उसने कभी भी तुम्हारे घोस्ट कॉप सेट के अंदर इंटरफेयर नहीं किया है, तो फिर आखिर तुम यहाँ पर आकर हमारे सेट को डिस्ट्रॉय करने की धमकी कैसे दे सकते हो। तो और इसी के साथ में मैं तुम्हें उन एल्डर्स का इंट्रोडक्शन देता हूँ। जो लड़के वाले एल्डर है उसका तो आपको पहले इंट्रोडक्शन मालूम है, लेकिन मैं फिर भी आपको बताता हूँ। उसका नाम बाई चेन है जो कि शॉर्ट सेट की सेकंड एल्डर है, और जो लड़का है वो जाओ यू चेन है जो कि शॉर्ट सेट का फोर्थ एल्डर है, और जो तीसरा वाला आदमी है जाओ युआन है जो कि शॉर्ट सेट का ग्रैंड एल्डर है। फिर जो ग्रैंड एल्डर है वो घोस्ट एंसिस्टर से कहता है कि हमने आखिर तुम्हारी चीज कब छुपाई। ये सुनने के बाद जो घोस्ट एंसिस्टर है उन एल्डर से कहता है कि जरा उस तरफ देखो, वो चीज है जिसे कि मैंने पसंद किया है, जल्दी करो और उसे मुझे वापस कर दो, नहीं तो मैं तुम्हारे सेट को बिना किसी हिचकिचाहट के पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। उस घोस्ट एंसिस्टर की ये बात सुनने के बाद जो सेकंड एल्डर है वो कहती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारे सेट में आकर हमें धमकी देने की, क्या तुम जीने से थक चुके हो। और सेकंड एल्डर को उस घोस्ट एंसिस्टर को इस तरह से डांटता हुआ देखकर जो फोर्थ एल्डर है उसे चुप करते उसे कहता है कि उसे प्रोवोक मत करो, हमारे सेट के पास इतनी भी एबिलिटी नहीं है कि हम उसके खिलाफ लड़ पाए, जल्दी से जल्दी उसकी जो लड़की है उसे वापस दे दो। फोर्थ एल्डर की बात सुनने के बाद जो सेकंड एल्डर उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते और चिल्लाते उसे कहते कि तुम कायर कहे कि तुम चुप रहो। उसे इतना ज्यादा गुस्से में देखने के जो फोर्थ एल्डर हो काफी ज्यादा डर जाता और उसे कहता है कि इतना भी ज्यादा गुस्सा मत करो मेरी जान। लेकिन जो घोस्ट एंसिस्टर है वह हमें सेकंड एल्डर की तरफ देखते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि ये तुम्हारी जो छोटी लड़की वो भी इतनी ज्यादा बुरी नहीं है, तुम और जो फैमिली की लड़की है तुम दोनों ही मेरे पास आ जाओ और तुम दोनों ही मेरे ड्यूअल कल्टीवेशन के पार्टनर बनो। अगर तुमने मुझे सेटिस्फाई कर दिया तो मैं तुम्हारे सेट को कुछ भी नहीं करूंगा, इसकी गारंटी देता हूँ। जिस बात को सुनने के बाद जो सेकंड एल्डर है काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उससे कहती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इस तरह से बोलने की, घटिया कमीने कुत्ते कही के। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि जो नॉर्थ एरिया है वहाँ पर जो बाय फैमिली रहती है उनके पास किसी भी तरह का सुप्रीम एक्सपर्ट नहीं है। अगर अगर यहाँ पर मेरे साथ कुछ भी गलत हो जाता है तो जो बाय फैमिली हो तुम्हें ढूंढ कर तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर कर कुत्तों को खिला देगी। और सेकंड एल्डर को इतना ज्यादा इम्पल्सिव होता हुआ देखकर जो फोर्थ एल्डर और डरते हुए सेकंड एल्डर से कहता है कि इतना भी ज्यादा इम्पल्सिव मत बनो मेरी जान। जिस बात को सुनने के बाद जो सेकंड एल्डर और फोर्थ एल्डर के ऊपर गुस्सा करती है उसे कहती कि बार बार मुझे जान कहना बंद करो, मैं तुम्हारी कोई जानवर नहीं हूँ। फिर हमें जू को दिखाया जाता है जो कि सामने आते हुए कहती है कि जो एंसिस्टर है वो सोल फॉर्मेशन रिलम के मिड स्टेज पर है, जिसके वजह से तुम्हारे सेट के अंदर ऐसा कोई माइका लाल नहीं है जो कि उसका सामना कर पाए। वो मुझे चाहता है इसीलिए मैं उसके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। जू की ये बात सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि अभी के लिए मेरे जो कल्टीवेशन है उसे सप्रेस किया जा रहा है, जिसके वजह से मैं अपने फुल पावर के साथ इसके साथ नहीं लड़ सकता। अभी मैं बताता हूँ कि आखिर हमारे मेन कैरेक्टर की जो कल्टीवेशन है सप्रेस किसने की है। जो इमोर्टल रिलम के अंदर हमारे जो मेन कैरेक्टर की जो सो फैमिली थी उसका जो सुप्रीम एक्सपर्ट था उसने ही हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर ब्लड लाइन सील लगा दी है, जिसके वजह से हमारे जो मेन कैरेक्टर की कल्टीवेशन है वो काफी ज्यादा हद तक सप्रेस हो चुकी है। ये जो सील है वो मेरे ऑरा को पूरी तरह से छुपा देती है, जिसके वजह से जो इमोर्टल डिवाइन रिलम के जो लोग हैं वो मुझे कभी भी डिटेक्ट नहीं कर पाते। लेकिन इसका मुझे काफी ज्यादा खामियाजा भी भुगतना पड़ता है क्योंकि मेरी जो कल्टीवेशन लेवल है वो 2 रिलम से सप्रेस की गई है, यानी कि हमारे मेन कैरेक्टर की जो कल्टीवेशन है वो 2 लेवल से सप्रेस की गई है।
लेकिन तभी हमारे मेन कैरेक्टर को कोई चीज याद आ जाती है और कहता है कि रुको, मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ, मेरे पास वो चीज है। इतना सोचने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर उसू के सामने आते हुए एक हीरो वाला डायलॉग मारते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बचाया ताकि मैं तुम्हें फिर से मरने के लिए छोड़ दूं। और आखिर ये दुनिया हमारे स्वॉर्ड इमोर्टल सेट को समझती क्या है? कोई भी एरा गहरा नत्थु गहरा आएगा और हमारे स्वॉर्ड इमोर्टल सेट को तबाह करने की धमकी दे सकता है क्या? हमारा जो सेट है वो स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर्स के प्रोटेक्शन में है और ये तो सिर्फ सोल फॉर्मेशन रिलम के मिड स्टेज पर है। आखिर इस कुत्ते से डरने की क्या जरूरत है? हमारे मेन कैरेक्टर की ये बात सुनने के बाद जो घोस्ट एंसिस्टर है वो हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ऐसा लगता है कि जो स्वॉर्ड इमोर्टल सेट के अंदर जितने भी एल्डर्स है उनका जो दिमाग है वो घुटने के अंदर है। एक पिद्दी सा नॉनसेंसुअल लेवल वाला कल्टीवेटर एक हीरो की तरह आकर एक ब्यूटी को बचाने की कोशिश कर रहा है। ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर वही कार्ड बाहर निकालता है जो कि सिस्टम ने उसे अभी दिया होता है। उस कार्ड के अंदर एक सुप्रीम बिंग का ऑरा होता है जिसे कि हमारा मेन कैरेक्टर 1 घंटे के लिए यूज कर सकता है। उस कार्ड को एक्टिवेट करने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर उस घोस्ट एंसिस्टर से कहता है कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम मुझसे बात करने के लायक भी हो? और हमारा मेन कैरेक्टर जैसे ही उस कार्ड को एक्टिवेट कर लेता है वैसे वहां पर काफी ज्यादा ऑरा फैलने लगता है और ऑरा फैलने के साथ ही हमें वहां पर काफी ज्यादा पावरफुल काफी ज्यादा बड़ी एक इमेज को या फिर किसी के ऑरा से बनी हुई एक सोल बॉडी को वो अपीयर हो जाती है। जिस ऑरा को महसूस करने के बाद जो एंसिस्टर उसकी फट के 14 ने 72 हो जाते और कहता है कि कितना ज्यादा पावरफुल ऑरा है। और उस ऑरा को देखने के बाद जो हमारे शॉर्ट सेट के एल्डर से वो भी काफी ज्यादा चौंक जाते और कहती है कि जो ऑरा है वो सोल फॉर्मेशन रिलम से भी कई गुना ज्यादा पावरफुल है। फिर हमें उस ऑरा से बनी हुई बॉडी को दिखाया जाता है जो कि उस एंसिस्टर को पकड़ लेता है। उस घोस्ट एंसिस्टर को पकड़ने के बाद जो जो सोल बॉडी होती है काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से उस घोस्ट एंसिस्टर की तरफ देखते हुए कहता है कि आज मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर कौन मेरे स्वॉर्ड इमोर्टल सेट को छूने की हिम्मत करता है। इतने बड़ी सोल फॉर्म को देखने के बाद जो घोस्ट एंसिस्टर है वो चिल्लाते हुए स्वॉर्ड इमोर्टल सेट के लोगों से कहता है कि क्या स्वॉर्ड इमोर्टल सेट के पास किसी भी तरह के मार्शल इथिक्स नहीं है? तुम्हारे पास सच में एक सुप्रीम एक्सपर्ट की प्रोटेक्शन है? घोस्ट एंसिस्टर की बात सुनने के बाद जो हमारे जाओ है वो हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ देखने लगती है और हमारा मेन कैरेक्टर उस घोस्ट एंसिस्टर की तरफ देखते हुए मुस्कुरा रहा होता है। और जो बाकी के सेक्ट एल्डर होते हैं वो भी उस सुप्रीम एक्सपर्ट को देखने के बाद काफी ज्यादा चौंक चुके होते और कहते हैं कि हमें एक सुप्रीम एक्सपर्ट प्रोटेक्ट कर रहा है। और जो ग्रैंड एल्डर है वो कहते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि जो हमारे मास्टर है दूर होने के बावजूद भी हमारे सेट की प्रोटेक्शन करने के लिए इसे अरेंज करके गए हैं। फिर हमें उस घोस्ट एंसिस्टर को दिखाया जाता है जो कि अपने पूरी जान लगाते और अपने पूरे पावर लगाते हुए सुप्रीम एक्सपर्ट के हाथों से छूट जाते हैं। उसके हाथों से छूट जाने के बाद जो घोस्ट एम्परर है वो अपने मन में कहता है कि मैंने सिर्फ इसके हाथों से छूटने के लिए मैंने अपनी पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल कर लिया है, मैं इसका मुकाबला नहीं कर सकता। मुझे ये नहीं पता था कि जो स्वॉर्ड इमोर्टल सेक्ट है उसे इतना ज्यादा पावरफुल एक्सपर्ट प्रोटेक्ट कर रहा है। अगर मुझे इसके बारे में पता होता तो मैं कभी भी इतना रेकलेसली हरकत नहीं करता। जब तक ये एक्सपर्ट यहाँ पर है तब तक मैं स्वॉर्ड इमोर्टल सेट को कुछ भी नहीं कर सकता। फिर जो घोस्ट एंसेस्टर है वो हमारे जाओ की तरफ देखते हुए कहता है कि वैसे भी मेरा सिर्फ एक ही टारगेट है, मुझे जल्द से जल्द मेरे आइटम को लेकर यहाँ से निकलना होगा। और वैसे भी ये जो डिसाइपल है वो स्वॉर्ड इमोर्टल सेट का नहीं है, जिसके वजह से ये जो मास्टर है वो कभी भी मेरे रास्ते के बीच में नहीं आएगा। इतना कहने के बाद जो वो घोस्ट एंसिस्टर काफी तेजी के साथ हमारे जाओ की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन घोस्ट एम्परर जाओ को पकड़ पाए उससे पहले ही जाओ के सामने हमारा मेन कैरेक्टर आ जाता है और उस घोस्ट एम्परर से कहता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो मैं कभी भी इस तरह की हरकत नहीं करता। और हमारे मेन कैरेक्टर को ये सब करता हुआ देखकर जो फोर्थ एल्डर है वो कहता है कि सुचेंगो को पता है कि आखिर कब और किस समय शो ऑफ करना चाहिए। जब तक सुप्रीम एक्सपर्ट यहाँ पर है तब तक जो घोस्ट एंसिस्टर है वो कभी भी हमारे सेक्ट और हमारे सेट के लोगों के ऊपर हमला करने के बारे में सोचेगा भी नहीं। वो कितना ज्यादा चालाक इंसान है, वो इस समय पर सामने आते हुए काफी ज्यादा शो ऑफ करने की कोशिश कर रहा है। और जैसा कि हमारे मेन कैरेक्टर ने सोचा होता है बिल्कुल वो जो घोस्ट एंसिस्टर है वो हमारे मेन कैरेक्टर को अपने सामने आता हुआ देखकर पूरी तरह से पगला जाता है और हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला करते हुए कहता है कि एक स्पिरिचुअल इन्फर्नेट रिलम का कल्टीवेटर मुझे रोकने की हिम्मत कर रहा है। इतना कहने के बाद जो घोस्ट
एंसिस्टर है वो हमारे मेन कैरेक्टर को पकड़ने वाले होते हैं कि तब भी हमारे मेन कैरेक्टर के सामने किसी तरह के प्रोटेक्शन बैरियर एक्टिवेट हो जाता है। जिस चीज के एक्टिवेट हो जाने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर मुस्कुराते हैं वे घोस्ट एंसिस्टर से कहता है कि मैंने तुम्हें एक मौका दिया था, तुम इतने ज्यादा बड़े कचरे हो कि तुमने उस मौके का फायदा नहीं उठाया। हमारे मेन कैरेक्टर के बात सुनने के बाद जब घोस्ट एंसिस्टर पीछे मुड़कर देखता है तो हमें उस सोल बॉडी को दिखाया जाता है जो कि घोस्ट एंसिस्टर के ऊपर हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार होता है, जिसे देखने के बाद जो घोस्ट एंसिस्टर काफी ज्यादा डर जाता है कि तभी हमें उस सोल बॉडी को दिखाया जाता है जो कि वो काफी ज्यादा पावरफुल फायर का हमला उस घोस्ट एंसिस्टर के ऊपर कर देता है। वो फायर का हमला इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि जो घोस्ट एंसिस्टर उस फायर के हमले की वजह से काफी ज्यादा दूर उड़कर जाकर एक चट्टान से टकरा जाते हैं। उस फायर के हमले की वजह से जो घोस्ट एंसिस्टर है उसके हालत काफी ज्यादा खराब हो जाते हैं। फिर हमें सोल बॉडी को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर के पास आते हैं, उससे कहता है कि योर हाइनेस मैंने उस घोस्ट एंसेस्टर की जो कल्टीवेशन उसे सप्रेस कर दिया है, अब आप इस आदमी के साथ जो कुछ भी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। इस सुनने के बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर उससे कहता है कि तुमने काफी ज्यादा अच्छा काम किया, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। और उस सोल बॉडी को हमारे मेन कैरेक्टर को इतना ज्यादा रिस्पेक्ट देते और उसके सामने झुकता हुआ देखकर जो सेट के एल्डर्स है काफी ज्यादा चौंक जाते और कहते हैं कि इस सुप्रीम एक्सपर्ट ने सू चेंगे के सामने बो करते उसे सबमिट कर दिया है। फिर जो फोर्थ एल्डर है अपने एटीट्यूड को पूरी तरह से चेंज करने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर की चाटने लगता है और कहता है कि जो एल्डर सू चेंगे मैंने कब का ही कहा था कि वो काफी ज्यादा पावरफुल, काफी ज्यादा हैंडसम और काफी ज्यादा कूल है। और फोर्थ एल्डर को हमारे मेन कैरेक्टर की इस तरह से चाटता हुआ देखकर जो सेकंड एल्डर है वो फोर्थ एल्डर से कहती है कि मुझे तुम्हारा जो पहला रेबेलियस रूप था वही पसंद है, ये चाटने वाला रूप मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर हमें उस घोस्ट एंसिस्टर को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर के पास आते है, उससे कहता है कि मैं अंधा था, मैंने आपको पहचाना नहीं, इसलिए मैंने आपको ऑफेंड कर दिया, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। माय लॉर्ड प्लीज मुझे जाने दीजिए, मुझे मत मारिए, अब से जो घोस्ट सेक्ट है वो आपके पैरों के नीचे दबा रहेगा और आप जो कुछ भी हमें करने के लिए कहेंगे उसे हम आंखें बंद करते हैं वे सब कुछ मान लेंगे। घोस्ट एंसिस्टर की बात सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर घोस्ट एंसिस्टर से कहता है कि ठीक है चले जाओ यहाँ से। हमारे मेन कैरेक्टर की बात सुनने के साथ ही जो घोस्ट एंसिस्टर वहां से भागने लगता है और भागते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से जाते जाते शुक्रिया अदा भी करने लगता है। लेकिन जैसा कि हमें पता है कि हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो कोई अच्छा पर्सन नहीं है, जिसके वजह से जो हमारा मेन कैरेक्टर अपने हाथों में एनर्जी इकट्ठा करते हुए उस घोस्ट एंसिस्टर के ऊपर हमला करते हुए उस घोस्ट एंसिस्टर का काम वहीं पर ही तमाम कर देता है। घोस्ट एंसिस्टर को मार देने के बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर वो कहता है कि जो घोस्ट है उसने काफी ज्यादा घटिया काम किए जो कि ह्यूमन लाइफ के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। और इस तरह के घटिया लोग ऐसे सोचते हैं कि वो मुझे अपना मास्टर मानते हुए मुझे सर्व करेंगे। हमारे मेन कैरेक्टर के घोस्ट एंसिस्टर के मारने के बाद ही जो बाकी के सेट के एल्डर्स है वो सीधा हमारे मेन कैरेक्टर के पास आकर उसके काफी ज्यादा तारीफें करने लगते हैं। और उनसे कई दूर हमें हमारे फेंग को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ देखते हुए अपने मन में कहती है कि मुझे नहीं पता था कि जो मास्टर है वो ऑलरेडी इस तरह के रेलम में पहुंच चुके हैं, क्या मैं कभी भी अपने मास्टर के कदम के साथ कदम मिलाकर चल पाऊंगी। फिर हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसके के पास सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि तुमने जो शो ऑफ करने का मिशन था उसे सक्सेस कर लिया, जिसकी वजह से तुम्हें रैंडम रिवॉर्ड में 777 विलन पॉइंट्स दिए जाते हैं और साथ ही में जो जू है उसकी 30+ फेवरेबिलिटी भी मिलती है। और अभी के लिए जो जू की फेवरेबिलिटी वो 75 है और जो जू है वो इमोशनली जो होस्ट है उसके साथ अटैच हो चुके हैं, जिसके वजह से जो मेल लीड था इफेक्ट और जो जू उनके बीच में जो रिलेशनशिप डेवलप होने वाला था वो पूरी तरह से बदल रहा है, जिसके वजह से आपको रिवॉर्ड में 500 विलन पॉइंट्स और 500 फेट पॉइंट्स दिए जाते हैं। ये फैंग का नाम सुनने के बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि कुछ ही दिनों के अंदर जो सेट के बीच में होने वाला ग्रैंड कंपटीशन है वो होने वाला है और उस समय जो एफेंग और जो बाकी के इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स है वो वहां पर आएंगे। और अभी के लिए मेरे जो डिसाइपल फेंग है उसकी जो करंट कल्टीवेशन लेवल है काफी ज्यादा कम है, जिसके वजह से मुझे जल्द से जल्द उसकी जो कल्टीवेशन लेवल है उसे बढ़ाने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। फिर हमें अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा जो मेन कैरेक्टर फेंग को कहीं पर तो लेकर जा रहा होता है, जिस वजह से जो फेंग है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि आखिर मास्टर आप मुझे कहाँ पर लेकर जा रहे हैं। ये सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर फेंग से कहता है कि मेरा डीमन क्लैन से एक फ्रेंड है जो कि
इस सेट के जो सेट मास्टर उनसे बच रहा है और वो इसे माउंटेन के लेक में छुपा हुआ है और मैं तुम्हें उससे मिलने के लिए ही लेकर जा रहा हूँ और मैं तुम्हें यहाँ पर तुम्हारे जो कल्टीवेशन है उसे इम्प्रूव करने के लिए लेकर आया हूँ। तभी हमें उस लेक के अंदर एक सांप को दिखाया जाता है जिसका कि आधा सर सांप का होता है और आधा सर एक छोटी सी बच्ची का होता है। तभी वो छोटी सी बच्ची बाहर निकलते हुए हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला कर देती है। उस छोटी सी बच्चे को हमला करता हुआ देखकर हमारा मेन कैरेक्टर उससे कहता है कि क्या ये मजेदार है। फिर जो छोटी सी बच्ची है वह हमारे मेन कैरेक्टर से मुस्कुराते हुए कहती है कि सुचेंग, क्या तुमने फाइनली मेरे साथ डेमन रिलम में आने का मन बना लिया है। मैंने पहले भी तुम्हें कहा है कि अगर तुम मेरे साथ चलते हो तो तुम एक ड्रैगन किंग बनोगे। और हाँ, यही हमारे मेन कैरेक्टर के डेमन फ्रेंड है। ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर उससे कहता है कि क्या ड्रैगन किंग, लेकिन मैं साफ साफ देख पा रहा हूँ कि तुम एक सांप हो। हमारे मेन कैरेक्टर की बात सुनने के बाद वो जो छोटी सी लड़की है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि बकवास करना बंद करो, मैं एक ड्रैगन हूँ। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो फैंग की तरफ इशारा करते हुए छोटी सी बच्ची से कहता है कि जो सेट का ग्रैंड कंपटीशन है वो जल्दी आने वाला है। ये मेरे डिसाइपल है जिसका कि कल्टीवेशन काफी ज्यादा लो है और इसके पास जो मार्शल आर्ट टेक्निक्स और जो स्किल है वो भी ये ठीक से पूरी तरह से समझ नहीं पाई या फिर उसके अंदर पूरी तरह से माहिर नहीं हो पाई है। और सिस्टर यावलन, तुम्हारे पास जो डेमन ड्रैगन क्लैन बॉडी रिफाइनिंग डिवाइन टेक्निक है, क्या तुम इसे भी ये सिखा सकती हो? ये सुनने के बाद जो यावे फेंग की तरफ काफी ज्यादा गौर से देखने लगती है। उसे देखने के बाद जो यावे वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि अच्छा तो तुम्हें इस तरह की लड़कियां पसंद है। याव की ये बात सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर जो फेंग है कुछ भी समझ नहीं पा रहे होते कि आखिर याव कहना क्या चाहती है। लेकिन तभी हमें याव को दिखाया जाता है जो कि देखते ही देखते अपनी उम्र बढ़ा लेती है, यानी कि अब वो 10 साल की छोटी बच्ची नहीं बल्कि 19 साल की एक सुंदर सी जवान कुड़ी बन चुकी है। फिर जो यावे हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि एक बार जब मैं सुप्रीम रियलम में ब्रेक थ्रू कर लूंगी तब मैं पूरी तरह से एक ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म हो पाऊंगी और उस समय मैं कभी भी इससे नहीं हारूंगी। फिर जो यावे वह हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर चढ़ते हुए कहती है कि जब मैं पूरी तरह से ह्यूमन फॉर्म ले लूंगी तब मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ ना। लेकिन याव को ये सब करता हुआ देखकर हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा हड़बड़ा जाता है और याव से कहता है कि सिस्टर याव, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। और इसी के साथ में जो हमारा मेन कैरेक्टर उसे सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि जो याव है उसकी जो फेवरेबिलिटी है वो 80 प्लस करनी होगी। इसे सुप्रीम रियलम में ब्रेक थ्रू करने के लिए इसकी मदद करिए और जब ये सुप्रीम रियलम में अपना ब्रेक थ्रू कर रहे होगे तब उसका जो डेमन ड्रैगन ब्लड लाइन है उसे सीज कर दो और इसके अंदर जो ड्रैगन बोन है उसे भी बाहर निकाल लो। अगर तुमने इस मिशन को कंप्लीट कर लिया तो तुम्हें 10,000 विलन पॉइंट्स मिलेंगे और 10,000 फेट पॉइंट्स मिलेंगे। लेकिन अगर तुम इस मिशन में फेल हो जाते हो तो तुम्हारा जो 10,000 विलन पॉइंट्स और जो 10,000 फेट पॉइंट्स है वो कट कर लिए जाएंगे। जिस नोटिफिकेशन को देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है कि सिस्टम तुम इस तरह की हरकतें नहीं कर सकते। मेरे पिछले जिंदगी में जो याव है उसने सबसे ज्यादा जिस पर भरोसा किया था वो सुचेंगे था, लेकिन जो सुचेंगे का गोल था उसके ड्रैगन बोन थी। और जब याव अपने आप को एडवांस कर रही थी तब जो सू है उसने घात लगाकर उसके ऊपर हमला कर दिया और फोर्सफुली उसकी जो ड्रैगन बोन है उसके अंदर से बाहर निकाल ली। इतना सोचने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर काफी तेजी के साथ वहां से भागकर जाने लगता है और जाते वक्त याव से कहता है कि मैं अपनी छोटी सी डिसाइपल को तुम्हारे हवाले छोड़ देता हूँ। और फेंग से कहता है कि जो सिस्टर याव कह रही उसे केयरफुली से सुनना और उनके किसी भी बात पर मना मत करना। इतना कहने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद जो जो फेंग है वो अभी भी हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ देख रहे होते हैं। हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ फेंग को इस तरह से देखता हुआ देख जो याव फेंग से कहती है कि उसे इस तरह से मत घूरो। इतना कहने के बाद जो याव फेंग से चिपक जाते उसे इस तरह से चिपकता हुआ देखकर जो फेंग है याव से कहती है कि आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। ये सुनने के बाद जो याव फेंग से कहती है कि तुम्हारे मास्टर ने तुम्हारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दी, इसीलिए मैं जो कुछ भी करने के लिए कहूंगी वो तुम्हें चुपचाप से करना होगा। अगर तुम इसी तरह से कमजोर रही तो अभी या फिर बाद में तुम्हारा जो मास्टर है वो आगे चला जाएगा और तुम पिछड़ी की पिछड़ी ही रह जाओगी। फिर जो यावे फेंग से कहती है कि डेमन ड्रैगन एसेंस ब्लड को ऑब्जॉर्व करने के लिए और अपनी बॉडी को रिफाइन करने के लिए तुम्हें जल्द से जल्द अपने कपड़े उतारने होंगे। और इसके अलावा मैं कोई आदमी नहीं हूँ, मैं भी तुम्हारी तरह एक औरत हूँ जिसके वजह से मैं भी तुम्हारे साथ यहाँ पर कपड़े उतारूंगी। याव की बात सुनने के बाद जो हमारी फेंग है वो शर्माते शर्माते अपने कपड़े उतारने लगती है और वो अपने मन में कहती है कि मुझे मास्टर के लिए स्ट्रॉन्गर बनना होगा।
और जैसा कि हमें पता है कि ये कोई हेंटाई का मांगा नहीं है, जिसके वजह से हमें यहाँ पर किसी भी तरह की क्लियर इमेज नहीं दिखाई जाती। फिर हमें याओ को दिखाया जाता है जो कि फेंग की जो बॉडी है उसे रिफाइन करने लगती है। फिर हमें कुछ दिनों के बाद जो शॉर्ट इमोर्टल सेट का जो कंपटीशन होने वाला है उस दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर कई सारे कल्टीवेटर जो शॉर्ट इमोर्टल सेट के जो मेन ब्रांच है वहां पर आए होते हैं। और इतने सारे लोगों को वहां पर देखने के बाद जो फोर्थ एल्डर है वो काफी ज्यादा चौंकते हुए कहते कि ये सारे लोग हमारा कंपटीशन देखने के लिए यहाँ पर आए हैं। लेकिन इससे पहले कभी भी हमारे सेट के कंपटीशन के अंदर इतने सारे लोग उसे देखने के लिए नहीं आए हैं। ये सुनने के बाद जो ग्रैंड एल्डर है वो फोर्थ एल्डर से कहती है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे शो को देखने के लिए यहाँ पर आए हैं। और इसी के साथ में जो नॉर्थर्न रीजन के 3 सबसे बड़ी फैमिलीज होती है वो भी उस कंपटीशन को देखने के लिए वहां पर आए होते हैं। उन 3 सबसे बड़े फैमिलीज में से एक फैमिली हमारे ज़ूकीबो होती है, उसके भी पिताजी वहां पर आए होते हैं। फिर हम एक एक करके उन तीनों फैमिलीज के हेड के इंट्रोडक्शन दिया जाता है। होंग फैमिली से होंग वनतियांग आए होते हैं, बाई फैमिली से बाई युतियांग आए होते हैं, और हमारे जू की फैमिली से उसके पिताजी जू लोंगचिंग आए होते हैं। फिर जो जू के पिताजी और जू से कहते हैं कि मैंने ऐसा सुना है कि तुमने शॉर्ट इमोर्टल सेट का जो सुप्रीम एल्डर है उसके साथ काफी ज्यादा अच्छे कनेक्शन बनाए है। और रूमर भी ऐसा कहते हैं कि जो एल्डर हो काफी ज्यादा एंग है और उनकी जो कल्टीवेशन लेवल है वो भी काफी ज्यादा हाई है। तो फिर मुझे बताओ कि आखिर तुम अपने पिताजी को उससे कब मिलवाओगी। ये सुनने के बाद जो जू है काफी ज्यादा शर्माने लगता है और शर्माते हुए अपने पिताजी से कहती है कि पिताजी ऐसा मत कहिए। लेकिन तभी वहां पर जो डेमन स्लेइंग अलायंस है वो भी आ जाती है। फिर हमें डेमन स्लेइंग अलायंस के वाइस लीडर को दिखाया जाता है जिनका के नाम वाइकुन होता है। फिर सेकंड एल्डर आगे कहते हैं कि 3 सबसे बड़े फैमिलीज और डेमन स्लेइंग अलायंस और इसी के साथ में आसपास के जितने भी मेजर सेक्ट है वो यहाँ पर आए हैं। और जब से हमारे शॉर्ट इमोर्टल सेट के अंदर सुप्रीम एक्सपर्ट आए हैं तब से कोई भी हमारे शॉर्ट इमोर्टल सेट को ऑफेंड नहीं करना चाहते और सारे के सारे लोग हमारे शॉर्ट इमोर्टल सेट के साथ संबंध जो है वो काफी ज्यादा अच्छा बनाना चाहते हैं, इसीलिए वो सारे लोग यहाँ पर आए हैं। और इतने सारे लोगों के भीड़ में हमें एक मिस्टीरियस से आदमी को दिखाया जाता है जो कि हमें जू की तरफ देखते हुए मुस्कुराने लगता है। मुस्कुराते हुए कहता है कि जू काफी ज्यादा समय हो गया। और इसी के साथ में जो हमारे फोर्थ एल्डर है वो ये अनाउंसमेंट करते हैं कि जो शॉर्ट इमोर्टल सेट के जो एनुअल ग्रैंड कॉम्पिटिशन है वो शुरू होता है। इसी के साथ में सबसे पहली फाइट होती है जो इसमें कि जो ली युआन है वो जीत जाता है। और सेकंड फाइट हमारे फेंग की होती है जिसमें कि हमारा जो फेंग है वो काफी आसानी से जीत जाती है। और इसी के साथ में ये जो कंपटीशन है उसका हमें सीधा फाइनल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो हमारा जो फेंग है उसकी लड़ाई ली यू से होने वाली है। और हमारे फेंग को फाइनल में आता हुआ देखकर हमारा जो मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि जब से याओ ने उसकी बॉडी जो है उसे रिफाइन कर दी है तब से उसका जो पोटेंशियल है वो थोड़ा सा बढ़ चुका है, जिसके वजह से इसमें कोई भी चौंकने वाली बात नहीं कि वो फाइनल तक पहुंच पाई है। आखिर में उसकी किस्मत में इम्प्रेस बनना लिखा हुआ है। फिर हमें अरेना का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो ली होता है वह हमारे फेंग से कहता है कि जूनियर सिस्टर हम फिर से मिल गए, उस समय मैंने जो आपको सिखाया था क्या वो यूजफुल था। ली की बात सुनने के बाद हमारा जो फेंग है वो काफी ज्यादा हिचकिचाने लगता है। फिर वो अपने मन में कहती है कि क्या गाइडेंस, उसने उस समय सिर्फ मेरा एडवांटेज उठाने की एक अपॉर्चुनिटी ढूंढी थी, तुम सबसे ज्यादा घटिया आदमी हो। फिर जो ली है वो हमारे फेंग के करीब आती है, उससे कहता है कि जूनियर सिस्टर बस तुम गिव अप कर दो क्योंकि तुम मेरे सामने कभी भी नहीं टिक पाओगी। क्यों ना तुम आज रात के लिए एक ऐसी जगह ढूंढो जहाँ पर कोई भी आता जाता नहीं है, तब मैं उस समय तुम्हें काफी ज्यादा अच्छी तरीके से काफी सारे अलग अलग तरह की टेक्निक्स दिखाऊंगा और सिखाऊंगा भी। और मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि तुम्हें काफी ज्यादा अच्छा महसूस होगा। ली की बात सुनने के बाद हमारे जो फेंग है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, काफी तेजी के साथ ली के ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन ली जो है वो झुकते उसके हमले से बचने की कोशिश करता है, लेकिन हमारे जो फेंग की स्वॉर्ड है उसके गालों को छूते हुए आगे गुजर जाती है, जिस वजह से जो ली है उसके गालों में थोड़ा सा कट लग जाता है और उसके गालों के अंदर से खून बाहर निकलने लगता है। जिसे देखने के बाद जो ली है काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से हमारे फेंग से कहता है कि तुमने मेरे ऊपर हमला करने की हिम्मत दिखाई। इतना कहने के बाद जो ली अपने शॉट से हमारे फेंग के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन हमारा जो फेंग है अपने शॉट को सामने लाती है उसके हमले को काफी आसानी से ब्लॉक कर देती है और उसे झटका देते हुए उसे पीछे खिसका देती है। जिसे देखने के बाद जो डेमन स्लेइंग डिपार्टमेंट का जो वाइस लीडर होता है वो कहता है कि मुझे इसके ऊपर से जो डेमन क्लैन है उसकी खुशबू आ रही है, भले काफी ज्यादा थोड़ी है, लेकिन वो कभी भी डेमन स्लेइंग अलायंस के वाइस लीडर को इस तरह से बेवकूफ नहीं बना सकती।
और हमारा मेन कैरेक्टर भी अपने सर को हाथ लगाते हुए कहता है कि एक पागल कहेगा जो फेंग के साथ लड़ाई करने के लिए उतर गया है। ऐसा लगता है कि जो फेंग है उसका डार्कनेस की तरफ चलने का जो रास्ता है वो शुरू हो चुका है। फिर हमें ग्रैंड एल्डर को दिखाया जाता है जो कि कहते हैं कि जो फीमेल डिसाइपल है वो काफी ज्यादा कम हम नोटिस करते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों के अंदर इसने काफी ज्यादा अच्छी प्रोग्रेस दिखाई है। ऐसा लगता है कि जो एल्डर्स है वो अपने काफी ज्यादा एफर्ट्स इसके ऊपर लगा रहे हैं। ये सुनने के बाद जो सेकंड एल्डर है वो ग्रैंड एल्डर को कोई भी जवाब नहीं देते। फिर हमें फाइटिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे जो फेंग है वो ली के हाथों के ऊपर हमला करती है, उसके हाथों से उसकी जो तलवार है उसे छोड़ा देती है। और हमारे फेंग के बड़ी हुई ताकत देखने के बाद जो लियो काफी ज्यादा चौंक जाता है और अपने मन में कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, इतने कम दिनों में आखिर इसकी जो कल्टीवेशन है वो इतनी ज्यादा इम्प्रूव कैसे हो सकती है। अगर मैं यहाँ पर हार गया तो मैं किसी को भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। इतना कहने के बाद जो लियो अपने दूसरा हाथों में एक हिडन वेपन बाहर निकाल लेता और अपने वेन वेपन यानी कि उस शॉट से हमारे फेंग के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन हमारे फेंग भी उसके हमले को काफी आसानी से रोक लेती है कि तभी हमारे फेंग के भी नजर ली ने पकड़े हुए उस हिडन वेपन के ऊपर पड़ जाती है, जिसे देखने के बाद वो काफी ज्यादा चौंक जाती है। लेकिन तभी हमें ली को दिखाया जाता है जो कि उस हिडन वेपन का इस्तेमाल करते हुए हमारे फेंग के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन हमारे फेंग को पहले ही पता होता है कि जो ली है वो अपने हिडन वेपन से मेरे ऊपर हमला करने वाला है। इसीलिए जो फेंग है वो काफी आसानी से जो ली का हिडन वेपन उसकी तरफ बढ़ रहा होता है उसे अपने स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए तोड़ देती है। लेकिन जब फेंग उस हिडन वेपन को तोड़ रहे होते तब उसका जो ध्यान है वो ली पर से पूरी तरह से हट जाता है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए जो ली है वो काफी तेजी के साथ हमारे फेंग के ऊपर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ जाता है, लेकिन जो फेंग है वो झुकते हुए ली के हमले से बच जाती है और गुलाटी खाते हुए जो ली है उसके अंडे तोड़ देते और वो काफी ज्यादा सॉफ्टली नीचे लैंडिंग करती है। लेकिन जो ली है उसकी लैंडिंग कुछ अच्छी नहीं होती और ली को इतनी खतरनाक तरीके से मारता हुआ देखकर वहां पर की जो पब्लिक है वो कहती है कि ये कितना ज्यादा ब्रूटल था, आखिर वो ऐसा कैसे कर सकती। उसने तो जो ली है उसके आने वाली जनरेशन को पूरी तरह से खत्म कर दिया। जो क्लाउड इमोर्टल सेक्ट है वो काफी ज्यादा प्रतिष्ठित और ईमानदार सेक्ट है। आखिर हम किसी डिसाइपल को दूसरे डिसाइपल के फ्यूचर को डिस्ट्रॉय करने की परमिशन कैसे दे सकते हैं। ये सुनने के बाद जो दूसरा वाला डिसाइपल उस डिसाइपल से कहता है कि क्या तुम अंधे हो, साफ साफ ये दिख रहा था कि जो ये है वही अपने सीक्रेट वेपन का इस्तेमाल करते हुए फेंग के ऊपर हमला करना चाहता था। ये सुनने के बाद जो पहले वाला डिसाइपल उससे कहता है कि तुम बकवास की बातें कर रहे हो, तुम तो सिर्फ इस सुंदर सी कन्या की सुंदरता में फंस चुके हो। और इसी के साथ में वहां पर यह अनाउंसमेंट होती है कि इस साल की जो कंपटीशन की चैंपियन है वो हमारी फेंग है। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो फेंग है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता और अपने मन में कहती है कि मास्टर आखिरकार मैं जीत गई, मैंने आपको कभी भी निराश नहीं किया। और हमारा मेन कैरेक्टर भी फेंग की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहता है कि तुमने काफी ज्यादा अच्छा काम किया। लेकिन तभी आसमान में काफी ज्यादा ब्लैक थंडर चमकने लगती है, जिसे देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा चौंक जाता है। तभी हमें आसमान में एक ड्रैगन को दिखाया जाता है जिसके के ऊपर कोई तो बैठा होता है जो कि जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि स्वॉर्ड इमोर्टल सेक्ट अपने आप का प्रतिष्ठित और ईमानदार सेक्ट होने का दावा करता है, लेकिन इनके पास ऐसे भी डिसाइपल्स है जो कि डर्टी ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर कितने सारे लोग एक जगह पर इकट्ठा हो चुके हैं, क्या तुम सब लोग में यानी कि क्राउन प्रिंस का वेलकम करने के लिए यहाँ पर आए हो। और उस ऑरा को देखने के बाद जो फोर्थ एल्डर है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते और कहते हैं कि तो एक डेमोनिक ऑरा है, क्या ऐसा हो सकता है कि डेमन क्लैन का क्राउन प्रिंस है मोताउतियान। ये सुनने के बाद जो ग्रैंड एल्डर वो कहते हैं कि आखिर क्यों डेमन क्लैन का जो क्राउन प्रिंस है वो हमारे सेक्ट में आया है। फिर जो के पिताजी होते हैं कहते हैं कि ये जो पर्सन है वो हेवन एंड अर्थ डेमन लिस्ट के अंदर 3rd रैंक पर आता है, ये काफी ज्यादा रूथलेस है। अगर हम एक साथ मिलकर भी इसके ऊपर हमला करेंगे तब भी हमारा जीतने का जो चांस है वो बिल्कुल भी नहीं होगा। ये सुनने के बाद जो दूसरे फैमिली के हेड होते हैं काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर हमें फिर से उसी मिस्टीरियस से आदमी को दिखाया जाता है जो कि उस क्राउन प्रिंस को देखने के बाद काफी ज्यादा खुश हो जाता है और अपने मन में कहता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर आ ही गए, मैं काफी समय से तुम्हारा यहाँ पर आने का इंतजार कर रहा था। फिर जो क्राउन प्रिंस है वो आगे कहता है कि जो सेट का ग्रैंड कॉम्पिटिशन है वो आज यहाँ पर हो रहा है, मैं इसके बारे में श्योर हूँ कि यहाँ पर ग्रेट प्राइजेस भी होंगे और एक क्राउन प्रिंस होने की वजह से मैं इसमें काफी ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा हूँ, अब मुझे क्या करना चाहिए। ये सुनने के बाद जो फोर्थ एल्डर है वो कहते हैं कि घबराओ मत, हमारा जो स्वॉर्ड इमोर्टल सेट का जो प्रोटेक्टिव बैरियर है वो कोई मामूली बैरियर नहीं है जो कि सिर्फ दिखावट के लिए वहां पर लगाया है।
वो कभी भी उस बैरियर को तोड़कर हमारे सेट के अंदर नहीं आ सकता। और जो फोर्थ एल्डर वो काफी ज्यादा मनुष्य है, क्योंकि उसका इतना कहने के साथ ही जो क्राउन प्रिंस है वो काफी आसानी से उस बैरियर को तोड़कर अंदर आ जाता है। उसे इतनी आसानी से उस बैरियर को तोड़कर अंदर आता हुआ देखकर जो फोर्थ एल्डर है उसके गोटे आंखों में चले जाते हैं। और जो क्राउन प्रिंस है वो मुस्कुराते हुए कहता है कि ये कितना ज्यादा घटिया बैरियर था। इतना कहने के साथ ही जो क्राउन प्रिंस है वो काफी ज्यादा खतरनाक लैंडिंग हमारे फैंग के सामने लेता है और उसके अंदर से जो ऑरा निकल रहा था सच में काफी ज्यादा खतरनाक था। वहां पर आ जाने के बाद जो क्राउन प्रिंस है उल्टी गिनती करना शुरू कर देता और कहता है कि यहाँ पर जिसका भी कोई भी काम नहीं है वो यहाँ से जल्द चला जाए। और फिर हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसके के पास सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि जो डीमन क्लैन का क्राउन प्रिंस है उसे स्वॉर्ड इमोर्टल सेट में आने से रोको और उसे सबके सामने हरा दो। और जो मेल प्रोटैगनिस्ट है ए फैंग उसका जो सुपीरियरिटी दिखाने की जो अपॉर्चुनिटी है उसे छीन लो। जिस नोटिफिकेशन को देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर सिस्टम से कहता है कि सिस्टम तुम फिर से मेरे लिए काफी ज्यादा बड़ी परेशानी खड़ी कर रहे हो। फिर हमें क्राउन प्रिंस को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से कहता है कि जो समय वो खत्म हो चुका है। क्राउन प्रिंस के इतना कहने के साथ ही वहाँ पर जितने भी लोग हैं वो काफी तेजी के साथ वहाँ से भागने लगते और भागते हुए कहते कि भागो भागो, जिनको भी अपनी जान बचानी जल्दी से यहाँ से भागो। फिर हमें ग्रैंड एल्डर को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि एल्डर्स जल्दी से जल्दी जो ग्राउंड फॉर्मेशन है उसे एक्टिवेट करो, हम लोग मिलकर कुछ देर तक उसके साथ लड़ तो सकते हैं। ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर उंगली डालते हुए अपने नाक में वो कहता है कि तुम लोग उसके साथ नहीं लड़ सकते। जिस बात को सुनने के बाद जो फोर्थ एल्डर है हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उससे कहता है कि आखिर तुम क्या कह रहे हो। और जो ग्रैंड एल्डर है वो कहते हैं कि तुमने बिल्कुल सही कहा, हम उसके साथ नहीं लड़ सकते। और हमें क्राउन प्रिंस को दिखाया जाता है जिसके के डर की वजह से वो जो पूरा का पूरा अरेना है पूरी तरह से खाली हो चुका है। बस वहां पर कुछ गिने चुने लोग बचे होते हैं जो कि स्वॉर्ड इमॉर्टल सेट से बिलोंग करते थे। लेकिन तभी जो क्राउन प्रिंस है उसकी नजर हमारे फैंग के ऊपर पड़ जाती है, जिसे देखने के बाद वो काफी ज्यादा चौंक जाता और अपने मन में कहता है कि इस लड़के के पास एक ऐसी ब्लड लाइन है जो कि कोई ऑर्डिनरी ब्लड लाइन नहीं है। अगर इसे प्रॉपरली नर्चर किया जाए तो ये फ्यूचर में काफी ज्यादा सरप्राइजेस देगी। इतना कहने के बाद जो क्राउन प्रिंस है हमारे फैंग के गालों को पकड़ते हुए उसे कहता है कि छोटी सी लड़की, तुम यहाँ पर रहकर कुछ भी नहीं उखाड़ पाओगे, तुम मेरे डीमन क्लैन में जाओ, वहां पर चलकर तुम काफी कुछ उखाड़ सकती हो। और अगर तुम मेरे साथ मेरे डेमन क्लैन में आ जाती हो तो तुम आने वाले डेमोनेस भी बन सकती हो। क्राउन प्रिंस की बात सुनने के बाद जो फैंग है काफी ज्यादा डर जाती है और कहती है कि क्या तुम्हारे साथ चलूं। लेकिन तभी वो क्राउन प्रिंस के मुंह पर साफ साफ मना करती है। उससे कहती है कि तुम काफी ज्यादा बदसूरत हो जिसकी वजह से मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। फैंग की बात सुनने के बाद जो क्राउन प्रिंस है पूरा सदमे में चला जाता है और कहता है कि क्या मैं बदसूरत हूँ। फिर जो क्राउन प्रिंस है हमारे फैंग के ऊपर चिल्लाते उसे कहता है कि मैं क्राउन प्रिंस जो कि डेमन क्लैन में सबसे ज्यादा हैंडसम माना जाता हूँ, क्या तुम्हें मेरे हैंडसमनेस नहीं दिखाई दे रहे? क्या तुम्हारा जो दिमाग है वो घुटनों के अंदर है? बाद में तुम इसके ऊपर रिग्रेट बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि बाद में तुम्हें पता चलेगा कि जो क्राउन प्रिंस ने ऑफर दिया था सच में काफी ज्यादा अच्छा था। खैर इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, जब एक क्राउन प्रिंस यहाँ पर के सारे लोगों को खत्म कर देगा, तुम्हारे स्पिरिचुअल वेंस को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगा और तुम्हारे जितने भी कल्टीवेशन टेक्निक और ट्रेजर से उन्हें सीज कर देगा, तब तुम नेचुरली मेरे साथ चलोगी। और तुम कभी भी ये मत कहना कि जो क्राउन प्रिंस है उसने तुम्हें चांस नहीं दिया। अगर तुम मेरी 3 सालों तक सर्वण बनकर रहती हो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। आखिर तुम इसके बारे में क्या सोचती हो। और हमें हमारे फोर्थ एल्डर को दिखाया जाता है जो कि क्राउन प्रिंस की बातें सुनने के बाद काफी ज्यादा डर चुकी थी और कहती है कि क्या सबको मार डालेगा, स्पिरिचुअल वेंस को भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगा और इसके साथ में जो हमारे सेट के ट्रेजर से उन्हें भी सीज कर देगा। ना सोचने के बाद जो फोर्थ एल्डर है वो कहता है कि 3 सालों तक उसका सर्वण बने रहना ये कोई बुरा प्रपोजल नहीं है। हम अपने सेट को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि हम मौत को छूकर वापस भी आ सकते हैं। और इसके साथ हम डीमन क्लैन के अंदर घुसपैठ भी कर सकते हैं, जो कि और फ्यूचर में होने वाले बैटल्स के अंदर हम एनिमीज को काफी अच्छी तरह से जान पाएंगे और उन्हें काफी आसानी से डिफीट भी कर पाएंगे। फोर्थ एल्डर की बात सुनने के बाद जो सेकंड एल्डर और फोर्थ एल्डर के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उसे एक मुक्का मारती है, उसे कहती है कि तुम डरपोक कहे कि क्या तुम सर्वेंट का काम करने के लिए इतने ज्यादा डिस्परेट हो तो क्यों ना तुम मेरा सर्वेंट बन के देखो, मैं तुम्हें काफी ज्यादा एक्सपीरियंस दूंगी। लेकिन तभी हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि उड़ते हुए फैंग की तरफ जाने लगता है और जाते हुए उस क्राउन प्रिंस से कहता है कि मुझे माफ कर देना, लेकिन मेरा जो डिसाइपल है उसे तुम्हारे डेमन क्लैन के अंदर किसी भी तरह की दिलचस्पी नहीं है, जिसकी वजह से वो कभी भी तुम्हारे साथ डेमन क्लैन में नहीं आएगी, इसीलिए तुम यहाँ से चले जाओ।
हमारे मेन कैरेक्टर को अपना सपोर्ट करने के लिए आता हुआ देखकर जो फेंग है वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन एक आदमी होता है जो कि इस बात से खुश नहीं होता, वो होता है क्राउन प्रिंस, जो कि अपने हाथों में एनर्जी इकट्ठा करते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि एक छोटे से एल्डर की हिम्मत कैसी हुई मुझसे इस तरह से बात करने की। इतना कहने के बाद जो क्राउन प्रिंस है हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला कर देता है। उस हमले को अपने तरफ आता हुआ देखकर जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो क्राउन प्रिंस से कहता है कि चलो देखते हैं कि आखिर तुम इसे हैंडल कर सकते हो या नहीं। इतना कहने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर वहां पर एक छोटा सा स्वॉर्ड फॉर्मेशन एक्टिवेट कर देता है, जिस वजह से आसपास जितने भी लोग होते हैं और उनके जो स्वॉर्ड्स होते हैं वो उड़ते हुए हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ जाने लगते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उन सारे स्वॉर्ड्स को कंट्रोल करते हुए उन स्वॉर्ड से सीधा क्राउन प्रिंस के ऊपर हमला कर देता है। और जो हमारे मेन कैरेक्टर के स्वॉर्ड्स होते हैं वो क्राउन प्रिंस ने जो हमला किया होता है उसे चीरते हुए क्राउन प्रिंस की तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन इससे क्राउन प्रिंस को घंटा भी फर्क नहीं पड़ता और वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि तुम इतने भी ज्यादा अच्छे नहीं हो, क्यों ना तुम और दिनों के लिए ट्रेनिंग करो और फिर मुझसे लड़ने के लिए आओ। और तुम सोल फॉर्मेशन रिलम के अर्ली स्टेज के पावर लेते हुए मेरे साथ लड़ने के लिए आए हो, कितने ज्यादा हंसने वाली बात है। हाँ, यहाँ पर कोई भी कल्टीवेशन लेवल की गफलत नहीं हुई है। जो हमारा मेन कैरेक्टर उसके हर एक चैप्टर में उसकी जो कल्टीवेशन लेवल है वो बढ़ती जाती है। इसका ये मतलब है कि इस मांगा में कल्टीवेशन लेवल ज्यादा मायने नहीं रखते। लेकिन तभी हमारा मेन कैरेक्टर काफी तेजी के साथ क्राउन प्रिंस के पीछे आते हुए उससे कहता है कि सब कुछ रिलम के दायरे से देखना ये अच्छा नहीं होता, क्योंकि कभी कभी जो रिलम का दायरा है वो तुम्हें अंधा बना सकता है। यानी कि हमारे मेन कैरेक्टर का ये कहने का मतलब है कि सामने वाले का रिलम तुम्हें दिख रहा है वो सच में उसका रिलम है या नहीं, या फिर वो जितना रिलम दिखा रहा है उससे भी कई गुना ज्यादा पावरफुल हो सकता है। और हमारे मेन कैरेक्टर को अपने पीछे देखने के बाद जो क्राउन प्रिंस है वो काफी ज्यादा चौंक जाता है। फिर हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि अपने हाथों में एनर्जी इकट्ठा करते हुए अपने मन में कहता है कि अभी भी मेरे जो कल्टीवेशन लेवल है उसे सप्रेस किया गया है, लेकिन मैं जिस कल्टीवेशन टेक्निक को कल्टीवेट करता हूँ वो कोई मामूली कल्टीवेशन टेक्निक नहीं, वो डिवाइन ग्रेड की कल्टीवेशन टेक्निक है, जो कि तुम्हारी बॉडी के अंदर जो ऑर्डिनरी स्पिरिचुअल एनर्जी उसे वो टेक्निक कई गुना ज्यादा पावरफुल बनाती है। इतना कहने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर अपने द इमोर्टल डिवाइन टेक्निक का इस्तेमाल करते उस क्राउन प्रिंस के ऊपर हमला कर देते और हमारे मेन कैरेक्टर का हमला इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उस हमले से जब क्राउन प्रिंस टकराता है तो जो क्राउन प्रिंस है काफी तेजी के साथ आकर जमीन से टकरा जाता है और धूल चाटने लगता है। लेकिन हमें क्राउन प्रिंस को दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर के इतना ज्यादा पावरफुल हमला करने के बावजूद भी क्राउन प्रिंस को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा होता और उठते हुए हमारे मेन कैरेक्टर को गाली देने वाला होता है कि तभी हमारा मेन कैरेक्टर काफी तेजी के साथ आते हुए उसके सर को अपने पैरों के नीचे दबा लेता है और उसे कहता है कि बिल्कुल भी मत हिलना, अगर तुम हिले तो मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर क्राउन प्रिंस से कहता है कि अगर तुम्हें मेरे हमले के वजह से चक्कर आ रहे तो एक गहरी सी सांस लो ताकि तुम्हारे जो चक्कर आना है वो कम हो जाए। और इसी के साथ में जो सिस्टम ने हमारे मेन कैरेक्टर को मिशन दिया होता है कि जो क्राउन प्रिंस है उसे सबके सामने हरा दो और जो मेल प्रोटैगनिस्ट ए फेंग है उसके जो सुपीरियरिटी वो दिखाने वाला था उसे सीज करो, जो कि कंप्लीट हो जाता है, जिस वजह से हमारे मेन कैरेक्टर को 500 विलन पॉइंट्स और 1000 फेट पॉइंट्स दिए जाते हैं। और अभी के लिए हमारे मेन कैरेक्टर के पास 1937 विलन पॉइंट्स हो जाते हैं। फिर हमें क्राउन प्रिंस को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर को गाली देते हैं, उससे कहता है कि तुमने अपनी कल्टीवेशन को छुपा लिया जिसके वजह से मैंने तुम्हें काफी ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर लिया और तुमने मुझे काफी आसानी से हरा दिया। मैं लापरवाह था जिसके वजह से मैं तुम्हारे हमले को डॉच नहीं कर पाया और तुमने अपने मार्शल वर्च्यूज को भी नहीं माना। और क्राउन प्रिंस को इतने आसानी से हराता हुआ देखकर वहां पर आए हुए जो लोग हैं वो काफी ज्यादा चौंक जाते और कहते हैं कि जो डेमन क्लैन का क्राउन प्रिंस है उसे इतने आसानी से हरा दिया गया। फिर हमें एफेंग को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ देखते हुए कहता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि स्वॉर्ड इमोर्टल सेट के पास एक ऐसा भी पर्सन है। फिर हमें क्राउन प्रिंस को दिखाया जाता है जो कि अभी भी हमारे मेन कैरेक्टर को काफी ज्यादा गालियां दे रहा होता है और क्राउन प्रिंस को इस तरह से गाली देता हुआ देखकर हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो क्राउन प्रिंस के ऊपर से हट जाता है और क्राउन प्रिंस से कहता है कि अच्छा तो ठीक है, तुम यहाँ से जा सकते हो। और हमारे मेन कैरेक्टर को इतना आसानी से ये सब करता हुआ देखकर जो क्राउन प्रिंस है वो काफी ज्यादा चौंक जाता है और अपने मुंह को पूरी तरह से बंद करते हुए अपने मन में कहता है कि क्या सच में वो मुझे यहाँ से जाने दे रहा है। फिर जो क्राउन प्रिंस है वो खड़ा हो जाता है। खड़ा हो जाने के बाद वो जो है वो छोटे बच्चों की तरह हमारे मेन कैरेक्टर से शिकायत करने लगता है कि तुमने मेरे साथ अच्छे से लड़ाई नहीं की, तुम्हारी लड़ाई की वजह से मेरे कपड़े खराब हो चुके हैं और अगर तुम्हारा जो स्वॉर्ड इमोर्टल सेट है वो
वो मुझे 2 हेवन ग्रेड की टेक्निक्स देता है तो मैं मेरे कपड़ों के बदले उसे कंपनसेशन के तौर पर एक्सेप्ट कर लूंगा। और क्राउन प्रिंस की इस तरह की हरकतें देखने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर मुस्कुराते हुए क्राउन प्रिंस से कहता है कि क्या ये किसी तरह की चाल है और तुम अपनी गई हुई इज्जत को किसी तरह से बचाने की कोशिश कर रहे हो क्या। ये सुनने के बाद जो क्राउन प्रिंस है हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि ये जो मैंने कपड़ा पहना है एक प्रीशियस डेमोनिक बैटल आउटफिट है जिससे कि एक मास्टरपीस बना जाता है और उसे एक काफी ज्यादा पावरफुल क्राफ्टमैन ने अपने हाथों से क्राफ्ट किया है और इसके बदले सिर्फ कल्टीवेशन टेक्निक की डिमांड करना है तो हमारे लिए काफी ज्यादा अच्छा ऑफर है। क्राउन प्रिंस ये सब कह रहा होता है कि तभी क्राउन प्रिंस के पीछे से वही मिस्टीरियस सा आदमी आते हुए क्राउन प्रिंस के ऊपर ऑरा से बने हुए जंजीरों से हमला कर देता है और जो क्राउन प्रिंस है उसे वही पर जकड़ लेता है और उस मिस्टीरियस लड़के को अचानक से पीछे आते हुए क्राउन प्रिंस के ऊपर हमला करता हुआ दिखकर जो हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा चौंक जाता है और यहाँ तक कि जो ग्रैंड एल्डर, जो सेकंड एल्डर, जो फोर्थ एल्डर है वो भी काफी ज्यादा चौंक चुके होते और कहते हैं कि आखिर यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है, आखिर ये कौन है। और जो क्राउन प्रिंस है वो पीछे मुड़ते हुए कहते हैं कि आखिर कौन कमीना है जो कि मेरे ऊपर चुपचाप से पीछे से हमला कर रहा है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर काफी आसानी से उस मिस्टीरियस से आदमी को पहचान जाता और अपने मन में कहता है कि आखिरकार तुमने अपने आप को यहाँ पर दिखाई दिया, इस दुनिया का मेल प्रोटैगनिस्ट जो कि मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है क्योंकि मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा विलन हूँ। हेवन ने चूज किया गया अजूरे ड्रैगन स्केल लैंड का ए फैंक।